AS9 बात करता है AS9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। इसमें हम सेल्स ऑफ गुड सर्विस रॉयल्टी इंटरेस्ट और जो डिविडेंड है इनको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आइटम जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नहीं आती, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रॉफिट और डिस्पोजल ऑफ एसेट कर रहे हो तुम। अगर तुम कोई एसेट को डिस्पोज कर रहे हो, सेल ऑफ एसेट कर रहे हो, तो वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता। अगर कोई एसेट को रिवैल्यू करके अप्रिशिएशन हो रहा है तो वो रिवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता, वो रिवैल्यूएशन उसमें जाता है, रिवैल्यूएशन में वो रिवेन्यू का पार्ट नहीं होता। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज से तो वो भी AS9 का पार्ट नहीं बनता है, वो AS11 में जाता है। तो तुम्हें गेन हुआ है कोई डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन को, तुमने कोई लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज किया है लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। 1 लाख की ऑब्लिगेशन थी, तुमने 90,000 में कर दी तो तुम्हें 10,000 का गेन हुआ है, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है बट वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का पार्ट नहीं है, रिवैल्यूएशन क्या है। उसके बाद फिर वापस कि तुमने कोई ऑब्लिगेशन थी 1 लाख की, तुम्हें उसे रीस्टेटमेंट करके वो कम हो के तुम्हारी बन गई रीस्टेटमेंट के टाइम पे 90,000, तो तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ वो भी इसका पार्ट नहीं होगा। अब GST और टैक्स पेबल जो होता है ये इसका पार्ट नहीं होता, ये हमने पहले पढ़ा है AS4 में, नहीं AS5 में हमने इसे बोला था एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है ये, अगर याद हो तो। AS5 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, ये है ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है और ये रिवेन्यू का पार्ट नहीं बनता। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये रिवेन्यू का पार्ट बिल्कुल नहीं बनता, ये कभी रिवेन्यू का पार्ट नहीं बनता और ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इसका एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। इसका क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, उसका काम है मैन्युफैक्चर करना फूड आइटम्स को, और एक जिगैटो है, उसका काम है डिलीवर करना। तो और GST लगाया है इन्होंने जो रिवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा। 3 लाख का उससे बेसिकली 3 लाख रिसीव हुए हैं जिगैटो को कस्टमर से, और इसमें 40 लाख का तो वही है GST है। 40 लाख तो सीधे सीधे हटा दो। अब 2,60,000 की बात करते हैं कि 2,60,000 को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड्स में जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रिपरेशन ऑफ फूड है, यहाँ पे देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट के साथ है, वो जिगैटो की नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिलीवरी की है वो जिगैटो के साथ है, रेस्टोरेंट की नहीं है। मतलब भाई रेस्टोरेंट ऑलरेडी फूड बना रहा है, उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिगैटो डिलीवर कर रहा है, वो उसकी दिक्कत है। तो इसमें जिगाटो का जो वो हो गया 60 लाख सीधा सीधा, है ना भाई, कि वो डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी चार्जेस। अब जिगाटो का डिलीवरी है तो बिजनेस है, तो डिलीवरी से 60 लाख आ रहा है, वो उसका है। अब फूड आइटम्स का प्राइस इतना है 2 लाख बेसिकली 2 करोड़। तो जो रेवेन्यू फॉर रेस्टोरेंट है वो सीधा सीधा 200 लाख हो गया, 2 करोड़ हो गया। और इसमें जो GST का कंपोनेंट है वो लाइबिलिटी है पेएबल टू गवर्नमेंट, हैंस वो लाइबिलिटी है, वो रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू नहीं है, वो एक लाइबिलिटी ज़रूर है, लेकिन वो तुम्हें पे तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, बट वो रेवेन्यू में काउंट नहीं होता। इसके बाद एक और पास है कि रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक बंदे ने एक ट्रिप डील करके ऐप है, उसने 100 टिकट ले ली एयरलाइन से पर्टिकुलर डेट को, और वो कहता कि मैं खुद बेचूँगा, और जो अनसोल्ड टिकट होएगी वो मेरा लॉस होएगा, मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, मैं अपना अलग बिजनेस करूँगा अलग से ख़रीद के। तो इसमें रिस्क और जो भी है वो सारा ट्रिप डील बॉन कर रही है, इसलिए वो अपना फुल्ली रिकॉग्नाइज, जितनी उसने सेल कर दी, जो टिकट उसने बेच दी, वो उसका फुल्ली उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। जो टिकट नहीं बेची उस पर से कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात। भाई क्लोजिंग स्टॉक पे कभी रेवेन्यू देखा है नहीं ना, बस। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स की टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है। अगर तो सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे तुम्हें पता है, मतलब तुम रीजनेबल ग्राउंड है कि तुम्हें अल्टीमेट कलेक्शन मिल जाएगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा जो तुमने सेल ऑफ गुड की है, तो तुम रेवेन्यू उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे कि अनसर्टेनिटी है, रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन है, कि या तो अनसर्टेनिटी है कलेक्शन की, या फिर तुम्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइक वो तुम्हें पैसा नहीं देगा, ऐसे तुम्हें कोई चांस लग रहे हैं, तो इसमें पोस्टपोन करना पड़ जाता है हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जब तक अनसर्टेनिटी हमारी क्लियर नहीं हो जाती। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करेंगे। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगी
हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब सेल ऑफ गुड्स क्या होते हैं? सेल ऑफ गुड्स में बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है और ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड होता है। जैसे हमने वो ट्रिप डील में देखा कि उसने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफ़र कर दिए, कि लॉस हुआ तो भी तेरा, प्रॉफिट हुआ, रिवॉर्ड, रिस्क मतलब लॉस हुआ वो भी तेरा, रिवॉर्ड हुआ वो भी तेरा, हम बीच में कहीं नहीं आएंगे। और इसमें एक और चीज़ होती है कि नहीं, कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है कि अल्टीमेट कलेक्शन की कस्टमर तुम्हें पैसा नहीं देगा, ऐसी कि तुम्हें कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है। अब सिचुएशन 1 है, ये केस है कि तुम्हें ट्रांसफ़र वो तो कह दिया है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो तो मीट हो गई, सेकंड कंडीशन मीट नहीं हुई। तो जब तक सेकंड कंडीशन मीट नहीं होती ना, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं होता थर्ड को, जब तक ये थर्ड को ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक तुम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब वापस इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अनसर्टेनिटी वाले का। अब 2 लाख की सेल्स थी, एक जैन को करी उसने। अब उसने सीडी के पास सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज थे। अब हमें बेसिकली पता है, हमें इस टाइम पता चल गया है कि उस पर कोई अनसर्टेनिटी उसकी एग्जिस्ट करती है, तो हम इस टाइम पे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और ये बेसिकली अब लिक्विडेशन में भी चला गया भाई 15 मार्च को। अच्छा नहीं, इसने एंड में लिख दिया कि जब कलेक्शन हो रही थी ना, तब उसे घंटा नहीं पता था कि वो लॉस रिकॉग्नाइज मतलब कोई अनसर्टेनिटी है। तो उस टाइम पे इसने बेसिकली 1 जनवरी को ही अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका है। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 1 जनवरी को ही कर चुका है। अब उसके बाद हुआ है ऐसा, उसके फर्दर उसमें हुआ है। तो बेसिकली 1 जन तक तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, 15 मार्च को राइट ऑफ करने पड़ जाए ऐसे, क्योंकि सीडी हो गई लिक्विडेट। तो इसकी एंट्रियाँ कुछ इस प्रकार होंगी कि पहले तो है रिकॉग्निशन की 2 लाख, फिर बैड डेटर्स टू डेटर, ये राइट ऑफ हो गए। डेटर तो होते हैं ना कि क्रेडिट का जब कहते हो डेटर को तो वो राइट ऑफ हो जाते हैं, इसमें इस केस में इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 लाख स्ट्रिप्स बेचे 50 लाख के, 2 लाख स्ट्रिप्स, ये बेसिकली क्वांटिटी बताई है, क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं होता। 50 लाख के स्ट्रिप्स बेचे हैं इसने 60 दिन के क्रेडिट पे। जो कॉस्ट ऑफ पर, भाई कॉस्ट से भी मेरे को ऐसा भी कोई इतना रिलेशन नहीं है। टोटल कॉस्ट इन स्ट्रिप्स की थी 40 लाख, ठीक है, इन स्ट्रिप्स की कॉस्ट 40 लाख थी। जो पेड अमाउंट था वो 20 अमाउंट ड्यू हो गया जनवरी 24 को। 1 जैन को सेल थी, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड था, उसे 5 जैन को, पाँच पाँच को उसे मिल गया, ठीक है। 5 जैन को उसे 20% मिल गया पूरी सेल्स का, उसने टोटल सेल्स करी 50 की। अब उसका 20% हो गया 10 लाख, ठीक है, उसे 10 लाख अपना आराम से मिल चुका है। पेंडिंग अमाउंट बचा 40 लाख का। अब 40 लाख उसे नहीं मिला है, अब उसने क्या किया, हाँ अनेबल टू डू सो, उसको आ गया सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू। वाह भाई, सेम वही चीज़, सेम वही इशू आ गए 15 मार्च, सेम डेट को वो लिक्विडेट हो गई। तो अब ये जो 40 लाख था ना, इसको हम बैड डेट कंसीडर करके अपना लाइक वो कर लेंगे। तो अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हम कर चुके हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तक हमें नहीं पता था, तो हमने पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। 10 लाख की उसने पेमेंट भी कर दी, तो बचे भाई 40 लाख। 40 लाख उसने नहीं दिए, तो 40 लाख का हमने बैड डेट इशू करके उसे सब्सिक्वेंटली हमें उसे राइट ऑफ कर दिया। अब इसमें बात करते हैं कि कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। इसमें कुछ सेपरेट केसेस आते हैं कि हमने डिलीवरी डिले करी है बायर की रिक्वेस्ट पे, कि भाई बायर ही बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम बाद डिलीवरी लूँगा, मेरे पे जगह नहीं है, कुछ भी रीज़न हो, तो बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले की है। इसमें जो डेट होती है ना रेवेन्यू की, वो उसी दिन हो जाती है जब तुमने सेल की है गुड्स की। ये बायर ने बोला है ना, दिक्कत बायर की है कि भाई बायर बोल रहा है, मैं तो अपनी सेल्स गिन लूँगा ना, मैं डिलीवरी डिले हो रही है बायर की रिक्वेस्ट पे, हमने हमारी तरफ से कमी नहीं है, तो उसे सेल गिन लो। तो ये वाला सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। गुड्स रेडी टू डिलीवर हैं, भाई गुड्स अच्छे खासे रेडी टू डिलीवर हैं, और गुड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हैं और केप्ट सेपरेटली हैं। तो जो गुड्स हैं वो बायर सेलेक्ट कर चुका है, उसने आइडेंटिफाई कर दिया, उसकी पसंद के हैं, सब कुछ है, पेमेंट वेमेंट सब कर चुका है वो, बस वो डिलीवरी नहीं ले रहा, ठीक है। अब अप्रूवल बेस है, अप्रूवल बेस में एक्सेप्टेड बाय बायर है,
एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग गुड है कि उसने कोई एक्ट कर लिया कि गुड अडॉप्ट हो गए, या फिर नो फिक्स टाइम। अब नो फिक्स टाइम है ना, तो रीजनेबल टाइम पीरियड है, वो लैप्स हो गया। अब ना उसने उसमें एक्सेप्ट किए ना उसने उसे रिजेक्ट किए। अगर तो एक केस तो ये है, अगर रिजेक्ट नहीं किया तो डीम्ड एक्सेप्टेंट है। अब एक केस है अगर उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसने एक्सेप्ट भी तो नहीं किया ना, उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो उसे एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग गुड मान लेते हैं कि हम उसने गुड अडॉप्ट कर लिया, ऐसा उसने एक्ट कर लिया, ठीक है। अब फिर एक कंसाइनमेंट सेल्स आती है। अब कंसाइनमेंट सेल में रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू तभी हो जाएगा जब रिस्क और रिवॉर्ड जो है ना वो ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी को सोल्ड हो चुके जब गुड्स, तब रिस्क और रिवॉर्ड तुम ट्रांसफ़र कर चुके हो और रिकॉग्नाइज कर सकते हो रेवेन्यू का। और जब तक लाइक रिवॉर्ड्स और ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि अनसोल्ड गुड्स मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू नहीं करेंगे। इसके अंदर फिर एक क्वेश्चन है कि उसने 50 लाख के गुड्स थे, 50 लाख के गुड्स हैं, उसने बेच दिए। होल्ड द गुड्स एज वेयर इन द डिलीवरी ऑन 15। ए बी कस्टमर है, ए बी बायर है, हम 20 तारीख को सेल मान लें, 20 फेब को, हमारे लिए 20 फेब को हो गई सेल, ठीक है। हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउएवर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड डीम्ड ट्रांसफ़र हो चुके हैं रिस्क और रिवॉर्ड, तो ऑब्वियसली भाई सेल हो चुकी है। इन द करंट सिनेरियो रिक्वेस्ट ऑफ, हाँ बाय हाँ इसने भी ये बोला कि 20 फेब को तुम मान सकते हो सेपरेटली। इन्हें सेपरेट रखना है, क्लब नहीं करना अदर इन्वेंट्री के साथ, ताकि इजीली आइडेंटिफिकेबल हो ये। उसके बाद ये क्वेश्चन है, कंसाइनमेंट बेसिस पे उसने कंसाइनमेंट सेल्स की हैं 10 लाख की, उसमें से ओनली पे गुड्स सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को वो गुड सोल्ड कर चुका। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया। इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि 10 लाख की कंसाइनमेंट सेल थी, उसमें से सोल्ड टू थर्ड पार्टी 5.5 लाख की थी, जिसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और 4,50,000 जो ये अमाउंट होगा 4,50,000 का, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में मान के अनसोल्ड गुड्स का दर्जा दे देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, इसमें कंसाइनमेंट बेसिस पे था 25% वर लाइंग विद, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 25% है, तो ऑब्वियसली भाई क्लोजिंग वो है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 75% जो है वो थर्ड पार्टी को बेच चुका है। अब थर्ड पार्टी को बेच चुका है तो 5 लाख भेजे थे, अब 5 लाख में से 75%, तो आंसर आएगा तुम्हारा 375 लाख के तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो रेवेन्यू, साफ सीधी बात फर्स्ट केस में, ठीक है। अब सेकंड केस आते हैं, ट्वाइस बाय 2,50,000 सोल्ड ऑन 25 मार्च, बनते रिक्वेस्ट देवर डिलीवर। अरे यार बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी लेट कर रहा है वो तो, पर हम उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर देंगे जब हमने सेल की है, ठीक है। 1 नवंबर में 3,50,000 गुड्स सोल्ड किए अप्रूवल बेसिस के, अप्रूवल पीरियड था 4 महीने का। अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 पीरियड, इसी है तो इसी साल का वो सारा। आफ्टर देवर कंसीडर सोल्ड, इसने 75% का तो अप्रूवल दे दिया, और उसने नहीं दिया अप्रूवल या डिसअप्रूवल, कुछ नहीं दिया। अरे मतलब कुछ नहीं दिया तो 100% ले लिए, 75 का अप्रूवल दे दिया, बचे हुए 25% का डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे, और 3,50,000 एज इट इज़ पूरे के पूरे हम वो करके हो जाएगा लाइक, ठीक है। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, MCQ है शायद, उसने 22 लाख गुड्स बेचे हैं रिक्वेस्ट ऑफ बायर। अरे भाई बायर की रिक्वेस्ट की ऐसी तैसी कराने, हम इसे मान लेंगे 1 फरवरी को, 1 फरवरी को हमने 22 लाख की सेल कर दी है। तो इसने 2 लाख के गुड्स बेचे हैं अप्रूवल बेसिस पे, द पीरियड अप्रूवल इज थी देवर कंसीडर सोल। 25% का उसने डिसअप्रूवल भेज दिया है, 50% का अप्रूवल भेज दिया। अब इसमें 25% जो बचे हुए हैं वो 3 महीने का टाइम पीरियड था, है ना। 1 जन गिनो, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला, तो इसे हम डीम्ड मान लेंगे, डीम्ड एक्सेप्टेड। तो इसका 75% ये हो गया, 75 हो गया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 22 लाख वो ऊपर 23
23.5, 23.5 आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये तो कहीं से ऑप्शन नहीं है, ये भी कहीं से नहीं है। 23 लाख पता नहीं भाई, 23 लाख कैसे है, 23 लाख भी नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, अगर 50% देखें तो किसी का आंसर 23 लाख भी आ सकता है, पर 23 लाख नहीं होगा। हम उसे 50,000 जो है डीम्ड अप्रूवल, 25% जो है हम उसे डीम्ड अप्रूवल मान रहे हैं। ठीक है, 25% को हमने डीम्ड अप्रूवल माना है, 2 लाख का 25% करके। उसके बाद कुछ और केसेस हैं जहाँ पे गुड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन, गुड्स की इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन बची हुई है, तो रिकॉग्नाइज तभी होगा जब कस्टमर एग्रीज टू परचेज द गुड्स। जब कस्टमर एग्री कर दिया ना परचेज के लिए, तब हम इसे मान लेंगे, हम इसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपना। चाहे उसकी इंस्टॉलेशन हुई हुई हो, नहीं हुई हो, पेंडिंग हो, कुछ भी हो, हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके बाद एक केस है प्राइस इवेजन का, रिवीजन का। प्रायर डेट से प्राइस रिवीजन कर रहा है, इसमें ओनली व्हेन द अल्टीमेट कलेक्शन, वही वापस वही सीन कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन तुम्हें दिख रही है, क्लियर है, रीजनेबल सर्टेनिटी है, तो तुम कर लो रिकॉग्नाइज। अगर तुम्हें लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है किसी टाइप की, रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है का मतलब अनसर्टेनिटी है अल्टीमेट कलेक्शन में, तो फिर तुम इसे पोस्टपोन कर दो। ये हो जाएगा पोस्टपोन, पोस्टपोन हो जाएगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब फिर एक सीन आता है कि तुमने सेल और रीपर्चेज एग्रीमेंट किया है, तुम सेल नहीं कर रहे बल्कि बोरोइंग कर रहे हो। तुमने 1 जन को गुड्स भेजे, इनवॉइस वैल्यू 5 लाख की, और फिर 6 लाख को 31 मार्च को 6 लाख के वापस वही के वही गुड्स वापस खरीद लिए। तो इस केस में सेल की, फिर उन्हीं का रीपर्चेज किया, इसमें सेल नहीं मानते, इसे बोरोइंग मान लेते हैं। तुम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक टू सेल्स आता, पर बैंक टू सेल्स नहीं आएगा, बैंक टू लोन आएगा। अब इंटरेस्ट 1 लाख भाई, 1 लाख का बढ़ गया ना, 1 लाख इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वापस। अब इसमें से, इसमें जब हम वापस रीपर्चेज करने जाएंगे ना, तो हमें पेमेंट करनी है 6 लाख की, तो 1 लाख इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस होएगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि सेल प्राइस, ये सेल प्राइस वो है प्राइस डिवीजन वाला, इसका सेम वही आंसर कि अनसर्टेनिटी है किसी टाइप की तो पोस्टपोन कर देंगे, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि तुम्हें कलेक्शन हो जाएगी, तो तुम ले लो भाई, ये वाला अल्टीमेट कलेक्शन की तुम्हें सर्टेनिटी है, ले लो। एक कंपनी नॉट 15 लाख केस में 15 लाख है, इट पोस्टपोन, पोस्टपोन वो करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये क्लेम का क्वेश्चन था, ये हम कर चुके AS5 में। क्लेम का क्वेश्चन कि 2 लाख के गुड्स थे, ये मार्च 2021 की बात है कि 2 लाख के गुड्स लॉस हो गए। मार्च 2003 में हमें 1,50,000 की वो हुई, 1,50,000 के हमें क्लेम मिलने को क्लियर हो गया है। अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद हमारी अनसर्टेनिटी क्लियर हो गई 1,50,000 तक की, उसके बाद की नहीं हुई है। तो हम इसमें बेसिकली 1,50,000 का जो रेवेन्यू है, हम इसमें 1,50,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो क्लेम है, ये ना ही तो प्रायर पीरियड आइटम है, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये है सेपरेट डिस्क्लोजर, सेपरेट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज्ड सेपरेट, ये सेपरेट डिस्क्लोजर वाली आइटम है ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टाइम पे हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसके बाद हम उसमें कैश डिस्काउंट इग्नोर करते हैं। ऐसा हमने सेम भी पढ़ा था उसके टाइम पे, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज के टाइम पे, आई गेस 97 है ना, ये इधर इन्वेंट्रीज के टाइम में हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि हम जो कैश डिस्काउंट है वो कभी नहीं लेते, ट्रेड डिस्काउंट को हम ले लेते। इसमें फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट हम रिकॉग्नाइज करते हैं टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे, उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी आता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम करते हैं। रॉयल्टीज़ को हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, रॉयल्टीज़ अक्रूवल बेसिस। और डिविडेंड जब ओनर का राइट टू रिसीव द पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है।
ठीक है। प्रपोज डेट पे हम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते कि उन्होंने प्रपोज किया, हम इतना डिविडेंड देंगे, उस डेट पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो डिक्लेयर हो जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। और इनमें से किसी भी RID में, RID रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड में कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए मेजरमेंट कंपेरेबिलिटी को लेके। और ओनली व्हेन ये रिकॉग्नाइज तभी होना चाहिए जब अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाए, वरना तब तक पोस्टपोन कर दो इसको। इसमें नॉट रिकॉग्नाइज राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। प्रपोज, हाँ देखो, प्रपोज हुआ डिविडेंड 10 अप्रैल को, इस पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा। डिक्लेयर हुआ 15 जून को ना, इस पे रिकॉग्नाइज हो रहा है, इस पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। द पेमेंट अगर एस्टैब्लिशन, वो एस्टैब्लिशमेंट इस डेट पे हो रही है, इसलिए इस पे रिकॉग्नाइज होएगा। और एक्रूवल बेसिस पे कुछ तो 11 लाख की रिकॉग्निशन हुई है, ये गलत है। एक्रूवल बेस पे रॉयल्टी की होती है ना, एक्रूवल बेस पे तो रॉयल्टी की होती है। और हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, डिविडेंड की होती है राइट टू रिसीव पेमेंट जब एस्टैब्लिश होता है, वो हो गया 15 जून को बस। तो 11 लाख जो भी थे वो 15 जून को, हम 15 जून को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रेवेन्यू। उसके बाद रॉयल्टीज़ की बात करें, इंटरेस्ट और रॉयल्टीज़ पे क्वेश्चन है कि 10 लाख 15 लाख, इंटरेस्ट है 10, रॉयल्टी है 15। ये हम, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट व्हाट बेस दिस। अच्छा, कब ये होता है? टाइम पे, टाइम बेसिस पे। ये होता है एक्रूवल बेसिस पे। बस बात खत्म। क्या आंसर है? शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन 10 लाख, इंटरेस्ट रेवेन्यू 10 लाख, तो हम देखो शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू 10 लाख। एक्रूवल बेसिस के भी ठीक है, उससे भी ठीक है, कह रहे दोनों से रिकॉग्नाइज कर लो भाई। उसके बाद इसका आंसर, विच ऑफ द कंडीशन मस्ट बी मेट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, कौन सी कंडीशन कंपलसरी है? रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड, ये कंपलसरी है। सप्लाई पे रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये कंपलसरी ऑब्वियसली। गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, हाँ भाई गुड्स सोल्ड होनी चाहिए, ट्रांसफर टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाना चाहिए। द एंटिटी सेलिंग डज नॉट रिटेन एनी कॉन्टीन्यूस इन्फ्लुएंस, हाँ भाई एंटिटी के पास कोई, तो आंसर ए है। उसके बाद सेकंड पार्ट, इन्वेंटरी क्वेश्चन ऑफ इज अ क्लोजिंग कंसाइनमेंट। अच्छा, किस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि जो इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, वो जबकि वो इन्वेंट्री वन पार्टी बट ओन्ड बाय अनदर पार्टी है। जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो सिर्फ प्राइसिंग के लिए किया है, कोई चेंज हुआ तो वो भी मैन्युफैक्चर ही कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइस को लेके हर चीज़ की मैन्युफैक्चर किया है, ओरिजिनल भी और कोई चेंज वाली भी। अब मैन्युफैक्चर जो है वो कैन नॉट डीलर टू रिटर्न दैट, नहीं ये कंसाइनमेंट के लिए तो कहीं से वो मतलब कोई तात्पर्य नहीं है। डीलर हैज़ राइट टू रिटर्न टू द नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, होल्डिंग द गुड्स एंड चेंज, नहीं, गुड्स रिस्पॉन्सिबल प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, और वो अब कंसाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई एज रेवेन्यू, नहीं कंसाइनमेंट वैल्यू नहीं होगा इसमें। थर्ड पार्टी जब होती है ना कंसाइनमेंट में, तब होता है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है रेवेन्यूज में। उसके बाद सर्विस, सर्विस तभी हो जाती है जब परफॉर्म हो जाती है, सर्विस तभी के तभी रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए जब सर्विस परफॉर्म हो चुकी होती है। फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट कंसाइनमेंट सेल्स का, जिसका हमें कोई वैलिडिटी नहीं है। उसके बाद 100 मेंबर्स हैं, उन्होंने मेंबरशिप फ़ीस दी है, बेसिकली 5,000 पर मेंबर की फ़ीस है। 95 मेंबर्स ने फुल दी है, वैसे तो 100 के 100 ने ही फुल दी है, बस इसमें जो 3 मेंबर हैं ना, उनने पिछले साल के ड्यूज़ दिए हैं। अब जो पिछले साल का रेवेन्यू है वो उसी साल का रेवेन्यू है ना, उसी साल में वो होएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अब अगले साल का रेवेन्यू एक ने हमें अगले साल की दे दी है, एडवांस दे दिया है। अब एडवांस दिया है तो हमें एडवांस को हम प्रीपेड दिखा के एसेट साइड लिख देंगे, और हम इसे रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करेंगे। ड्यू जो है हम उससे अपनी लाइबिलिटी कम कर लेंगे, क्योंकि ये पिछली बार हमारे ड्यूज़ में आ गई थी, हमारे ड्यूज़ में शो हो रही होगी,
तो इससे हम रेवेन्यू, अब इस क्वेश्चन में है कि पेमेंट करी हमने किसी तो सब्सक्रिप्शन की जो 31 मार्च से स्टार्ट हुई और वैलिड है 31 मार्च 2022 तक। जनरली जिस दिन हमने पेमेंट करी हमें उसी दिन लेना चाहिए, बट हाउएवर इन दिस केस ये बोल रहा है मैं करूँगा 31 मार्च 2022 को, क्योंकि फॉर द सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी जो है ना सब्सक्रिप्शन की वो देखेंगे इस केस में। ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब इन क्वेश्चन पे आओ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर चुका, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क रिवॉर्ड नहीं किया। ठीक है भाई, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किया तो पोस्टपोन कर देंगे, जब तक रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होते तब तक वो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर रहेंगे। लीगल टाइटल पास होगा जब गुड्स अराइव एट द कस्टमर प्रेमाइस 1 मंथ लेटर गुड्स कस्टमर के पास चल जाएंगे, तब उसका हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अभी उसका कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा। गुड्स थे 60,000 के बेचे, रिक्वेस्ट ऑफ बायर, अरे चलना रिक्वेस्ट ऑफ बायर, ये क्वेश्चन है फ्री के नंबर। फिर एग्जांपल है कि 1,50,000 की कंसाइनमेंट थी, 20% अनसोल्ड थे। अरे 20 जब अनसोल्ड थे तो 80 सोल्ड हो गए, उसके बाद वापस लाइक 1,20,000 हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ये पहले कर चुके हम। 75 का अप्रूवल भेज चुका, 25% डीम्ड अप्रूवल होगा, 25% का डीम्ड अप्रूवल हो गया, इसका भी आंसर आ गया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 5,000 का माइनस कर देंगे ऑब्वियसली, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करते, यही कैश होता अब माइनस नहीं करते। बस कंपनी ने 2 मशीन्स बेची हैं, बोथ मशीन वर एक्सेप्टेड। जिस दिन मशीन एक्सेप्टेड हो गई ना इसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब अमाउंट ऑफ मशीन, दोनों मशीन्स का अमाउंट इतना इतना है, 3,20,000। और वो इंस्टॉल कभी भी हो, इंस्टॉलेशन उसकी चाहे 2 अप्रैल हुई मैटर नहीं करता, 2 या 5 अप्रैल हुई तब हुई मैटर नहीं करता। बेसिकली उसने सोल कर दी और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने इधर एक्सेप्ट कर लिया ना कि मशीन्स को, तो बस ये मशीन्स बिक चुकी हैं, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब इस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंस भी तो है ना। अब हम इसे जब वो करेंगे तो यहाँ पे हम इसे माइनस 1,60,000 से 1,60,000 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और दूसरी साइड हमारा 1,50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और जो ये 10,000 की है, 10,000 की हमने सर्विस दी है कस्टमर को, ये हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अगले साल या जिस साल हमने ये सर्विसेज उसको दी हैं उस टाइम पीरियड के अंदर। फिर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डीलर है, वन ऑफ द इंटरेस्ट इतना होएगा डिलेड पेमेंट की, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यूज स्टेट रीजन। ये कुछ तो नया क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़ की रीजनेबल सर्टिनिटी नहीं है, रेवेन्यू से पोस्टपोन करना पड़ेगा। नो अनसर्टेनिटी, अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो टाइम ऑफ सेल ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर तो कोई अनसर्टेनिटी है तो तुम पोस्टपोन करोगे, अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कलेक्शन को लेके तो तुम उसे उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लोगे। बट thus we cannot recognize the interest unless the company actually receives it। टाइम बेसिस पे होता है इंटरेस्ट, टाइम बेसिस पे होता है। उसके हिसाब से हमें 10% जो ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो एस्टिमेट, इंटरेस्ट जो है रिसीवेबल जब होगा ना तभी इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसे पहले रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।